डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। इसमें हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स दिसंबर 2025 के। इस महीने में काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स जो हैं वो हमें देखने को मिले हैं, तो वन बाय वन हम उन सबको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। वो जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, चाहे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो या डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हो, तो उस लिहाज से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप किसी इंटरव्यू में भी अपियर हो रहे हैं तो ये रीसेंट डेवलपमेंट्स का पता होना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी बन जाता है। तो सबसे पहले हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी हुई है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे एक अर्ली बुद्धिस्ट साइट को डिस्कवर किया गया है। ठीक है, एन अर्ली बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन द बारामूला डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे कुशन एरा, जो यहाँ के एंशंट हमारे किंगडम रहे हैं, तो उसमें से जो कुशन एरा रहा है, कुशन एरा के टाइम का बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे डिस्कवर किया गया है, और बारामूला में जिहानपोरा एरिया में। ठीक है, सो अभी तो है, इसमें स्टडी चल ही रही है, अभी इसमें रिसर्च चल ही रही है। तो प्रिलिमिनरी रिसर्च के हिसाब से इट कुड बी वन ऑफ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट सेटलमेंट्स इन द हिमालयाज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, जो हमें बताएगा कि जम्मू एंड कश्मीर में किन किन डायनास्टीज़ ने रूल किया हुआ है। अब एग्ज़ाम के लिहाज से आपके लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट बन जाता है कुशन एरा को स्टडी करना। तो जो हमारा एंशंट इंडिया है उसकी जो हिस्ट्री है उसमें कुशन एरा को काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, जो हमारी एनसीईआरटीज़ हैं। तो उसमें आप अच्छे से कुशन एरा को पढ़ें, और ख़ास तौर से इसका जो लिंक है हमारे जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री से क्या रहा है, उसका एक प्रॉपर वीडियो जो है हमारे हिस्ट्री सेक्शन में ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप हमारे हिस्ट्री सेक्शन में जाएंगे, वहाँ एंशंट हिस्ट्री में कुशन एरा की डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली दी गई है, तो वहाँ पे आप कुशन एरा को स्टडी कर सकते हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट, तो 4 आर्टिजन्स जो कश्मीर से हैं उनको नेशनल रिकॉग्निशन मिली है फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द हैंडीक्राफ्ट सेक्टर। सो दिस हैज़ बीन डन बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल। तो उन्हीं की तरफ से ये अवार्ड्स दिए गए हैं। तो जो उनके नाम हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। इसमें जो 4 नामों में से पहला नाम है वो है मिस्टर ख्वाजा नज़ीर अली। यहाँ पे लिखा हुआ मिस्टर ख्वाजा नज़ीर अली, जिनको सोजनी शॉल को डेवलप करने में जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, इस आर्ट को प्रमोट करने में इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उसके लिए इनको अवार्ड किया गया है। एंड सेकंड नंबर पे हमारे हैं मंजूर अहमद खान, जिनको कारपेट ट्रेडिशन को डेवलप करने के लिए, इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए, उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है। उसके अलावा 2 और आर्टिजन्स हैं जिनको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दी गई है फॉर देयर क्वालिटी क्राफ्ट्समैनशिप। तो उसमें हमारे जो नाम आते हैं वो है मशकूर हमीद, और दूसरे हमारे आते हैं मीर अरशद। सो ये नाम मैं फिर से पढ़ता हूँ। ख्वाजा नज़ीर अली, जिनको सोजनी शॉल के लिए दिया गया है, मंजूर अहमद ख़ान, जिनको कारपेट वीविंग के लिए दिया गया है, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है अवार्ड वो दिया गया है मशकूर हमीद को एंड मीर अरशद को। तो ये नाम में भी कभी एग्ज़ाम में पूछे जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन रिसेंटली रिवॉर्डेड विद द अवार्ड्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, तो इन चारों नामों में से जो भी नाम वहाँ पे होंगे आप उसको चूज़ कर सकते हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट, हमारे एनवायरनमेंट इकोलॉजी सेक्टर से इंडिया का पहला नेशन वाइड स्नो सेंसस किया गया है, जिससे हमें पता चली है कि टोटल हमारे पास कंट्री में 718 स्नो लेपर्ड्स हैं, जिसमें से 477 लद्दाख में है, और जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ 9 पाए जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ पहले यहाँ पे देखने की है कि जम्मू एंड कश्मीर में भी स्नो लेपर्ड जो है वो पाया जाता है। कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़ आर फाउंड या आर नॉट फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो अगर स्नो लेपर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसमें आप स्नो लेपर्ड को चूज़ कर सकते हैं कि येस इट इज़ फाउंड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इनका पूरी कंट्री में स्ट्रॉन्गेस्ट हैबिटेट इनका लद्दाख में, जहाँ पे 477, ऑलमोस्ट हाफ से भी ज़्यादा ही इनफैक्ट स्नो लेपर्ड्स लद्दाख में ही पाए जाते हैं। अब स्नो लेपर्ड के बारे में थोड़ा सा जानना इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द शेड्यूल 1 एनिमल इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसका मतलब इसको मैक्सिमम प्रोटेक्शन अकॉर्ड की गई है। एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द 24 प्रायोरिटी स्पीशीज़ अंडर द सेंटर स्पीशी रिकवरी प्रोग्राम। उसके अलावा स्नो लेपर्ड की कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड
एंड सिक्योर हिमालय वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं लद्दाख में भी, जम्मू एंड कश्मीर में भी, ताकि इनके हैबिटेट को सिक्योर किया जाए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीशी है हमारी, एक हमारी प्राइस पोजीशन है जम्मू एंड कश्मीर की, जिसकी कंजर्वेशन जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बन गई है। इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ आइटम हमारा सेम सेक्टर से आ रहा है, वो है रिलेटेड टू दी एशियाटिक इबेक्स। तो एशियाटिक इबेक्स हैज़ बीन कैटेगराइज्ड एज नियर थ्रेटन्ड इन दी IUCN कंजर्वेशन लिस्ट। तो IUCN के हिसाब से इट इज़ एन नियर थ्रेटन्ड स्पीशी। तो इसको रिसेंटली गुरेज में देखा गया है। गुरेज में देखे जाने का मतलब, गुरेज मतलब बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में विलेज है, काफ़ी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो वहाँ पे इसको देखे जाने का मतलब है कि ये इसकी हेल्दी ब्रीडिंग हो रही है और इसका हैबिटेट भी जो है वो प्रॉपरली डेवलप हो रहा है, तो तभी जाके ये स्पीशी हमें वहाँ पे देखने को मिल रही है। तो IUCN ने, जैसे मैंने बताया, इसको नियर थ्रेटन जो है वो डेजिग्नेट किया हुआ है। गुरेज के अलावा जम्मू एंड कश्मीर में ये चिनाब वैली के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क में भी पाए जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव इस लिहाज से आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर में एशियाटिक इबेक्स कहाँ पाया जाता है। तो गुरेज में पाया जाता है, विच इज़ इन द बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ मैं लिख देता हूँ बांडीपोरा, और उसके अलावा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क में। अब एशियाटिक इबेक्स को जो है इसको कंफ्यूज नहीं करना है मारखोर से। मारखोर जो है वो एक डिफरेंट स्पीशी है, वो पाई जाती है काजीनाग में, जो कि ओडी में है। ओडी जो है बारामुल्ला में। सो बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट के काजीनाग लैंडस्केप में पाया जाता है मारखोर, और मारखोर पाया जाता है हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि शुपियन में है। तो शुपियन और बारामुल्ला में मारखोर पाया जाता है, गुरेज, बांडीपोरा और किश्तवाड़ में पाया जाता है एशियाटिक इबेक्स। तो इनको कंफ्यूज ना करें। अब यहाँ पे ये न्यूज़ जो है स्नो लेपर्ड से रिलेटेड है, बिकॉज एशियाटिक इबेक्स ही जो है ये मेन फूड जो है स्नो लेपर्ड्स के, क्योंकि ये भी माउंटेनस रीजन्स में ही पाया जाता है। सो इस पर जो है स्नो लेपर्ड काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहता है अपने फूड इनटेक के लिए। नेक्स्ट, टूरिज्म सेक्टर से गुलमर्ग में वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट को बनाया गया है, और उसके अलावा एशियाज लॉन्गेस्ट ड्रैग लिफ्ट फॉर स्कीयर्स। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे, एक तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट और दूसरा लॉन्गेस्ट ड्रैग लिफ्ट फॉर स्कीयर्स। तो कहाँ पे? गुलमर्ग में, अफरवत पीक में। तो देखिए, इससे आपका एक और ऑब्जेक्टिव निकलता है कि अफरवत पीक कहाँ पे पाई जाती है, तो ये गुलमर्ग में पाई जाती है। तो यहाँ पर ही ये दो चीज़ें डेवलप की गई हैं जो टूरिज्म को और डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिसेंटली एक सर्वे कंडक्ट किया है, जिसमें नेशन वाइड सर्वे हुआ है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। तो हम JNK से कंसर्न है, तो हम JNK के एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को जो यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से एक सर्वे हुआ था इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 29 ईयर्स, जिसको यहाँ पे यूथ बताया गया है। तो ये यूथ का एज ग्रुप कौन सा है? 15 to 29 ईयर्स। इस एज ग्रुप में JNK में 58% जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है, किसी प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, बट अपना उनका कोई वेंचर है, अपना खुद का वो काम करते हैं। मोस्टली किस में है? वो फार्मिंग सेक्टर में। ओके, 7% से कम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी ज़्यादातर किसमें 30% जो है वो टेलर्स हैं, ठीक है। नेशनल एवरेज जो टेलर्स की है वो 17% ही है, यानी कि 17% यूथ ऑल ओवर इंडिया जो है वो एज टेलर्स काम करते हैं, बट JNK में इट्स ऑलमोस्ट डबल, 30% यहाँ पे जो है इस एज ग्रुप में एज टेलर्स काम करते हैं। इसके अलावा हर 3 यूथ में एक अनएम्प्लॉयड है, so 1 in 3 youth is unemployed, so 1 in 2 young women they are also unemployed, और urban youth unemployment जो है वो JNK में हाईएस्ट है as far as India is concerned। तो सबसे ज़्यादा urban youth unemployment जो है वो हमारी यूनियन टेरिटरी में है। कितनी है? 32%, ठीक है। तो 15 to 29 एज ग्रुप में 32% ऑफ द पीपल दे आर अनएम्प्लॉयड, ठीक है। प्रीवियसली ये फिगर जो है 29.8 ही % था इन द ईयर 2023, बट अब इसमें 7.38% के करीब जो है वो जंप हुआ है, जिससे हमारी यूनियन टेरिटरी इट इज़ द हाईएस्ट
अनएम्प्लॉयड यूथ यूनियन टेरिटरी अमंगस्ट ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। उसके अलावा इस डेटा को अगर हम और एनालाइज करें तो इसमें पता चलती है हमें कि जो हमारे रूरल एरियाज हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में 83% ऑफ द यूथ आर एंगेज। तो 83% ऑलमोस्ट सभी लोग जो हैं वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। और रूरल एरिया की अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इट इज़ 12.3%। अर्बन एरिया में हमने देखा 32%, तो रूरल एरिया में इट इज़ 12.3%। और फीमेल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें एज फार एज अर्बन एरियाज आर कंसर्न तो इट इज़ 53.6%, यानी कि अर्बन एरियाज में 15 to 29 एज ग्रुप में 53.6% फीमेल जो है वो अनएम्प्लॉयड है। वहीं अगर हम रूरल एरियाज में देखें तो ये फिगर जो है स्काई रॉकेट होता है टू 70%। उसके अलावा ओवरऑल अगर हम देखें रूरल अर्बन को कंबाइन करके फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट जो है 46.4% है और मेल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 20.8% है। तो अगर हम ग्रेजुएट्स की बात करें तो 39.5% फीमेल ग्रेजुएट जो है वो अनएम्प्लॉयड है और अगर हम अर्बन मेल ग्रेजुएट्स की बात करें तो 51.44% जो है वो अनएम्प्लॉयड है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जैसा मैंने आपको कहा कि 30% जो है वो टेलरिंग का काम ही करते हैं, जो सरपास करता है हमारी नेशनल एवरेज ऑफ 17% को। ठीक है, अगर हम डिफरेंट सेक्टर्स की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन, इसमें लेस देन 25% लोग जो है वो एम्प्लॉयड हैं। तो अगर हम टोटल एम्प्लॉयमेंट देखें उससे लेस देन 25% जो है हमारे इन 3 सेक्टर्स में है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, जो ऑर्गेनाइज प्राइवेट सेक्टर हमारा है, जो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड प्राइवेट सेक्टर है, उसमें लेस देन 3% वर्क फोर्स जो है वो एब्जॉर्ब है। लेस देन 3%, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो 85% ऑफ द J&K's वर्क फोर्स जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में, 85%, इमेजिन। ठीक है, और अब जितने भी एम्प्लॉयड हैं J&K में तो 58.5% जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जैसा कि ये मैंने आपको पहले ही कहा। ठीक है, तो ये फिगर्स अगर आप देखें तो एम्प्लॉयमेंट का सिनारियो J&K में बहुत अच्छा नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, चाहे वो अर्बन एरियाज़ हो, चाहे रूरल एरियाज़ हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो। फीमेल की केस में हालत तो और ज़्यादा ही ख़राब है। तो ओवरऑल भी जो है पोजीशन हमारी बाकी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के कंपैरिजन में कुछ खास अच्छी नहीं है। देन ज्योग्राफी से जम्मू एंड कश्मीर का अर्थक्वेक रिस्क जोन जो है इट हैज़ चेंज फ्रॉम जोन 5 टू जोन 6। रिसेंटली एक स्टडी कंडक्ट की गई थी, तो उस स्टडी का नाम है इंडियन प्लेट सबडक्टिंग बिलो द तिब्बतियन प्लेटू इज टीयरिंग अपार्ट। ये स्टडी का नाम है, इंडियन प्लेट सबडक्टिंग बिलो द तिब्बत प्लेटू इज टीयरिंग अपार्ट। तो इस स्टडी में बताया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो रिस्क है और एक रिस्क जो है उसकी जोनिंग जो है वो चेंज हुई है फ्रॉम 5 to 6। अब यहाँ पे जो अर्थक्वेक हैजर्ड लेवल है वो हमारी एक्सट्रीम बन चुकी है। ये किस वजह से हो रहा है? बिकॉज देयर इज टेक्टोनिक मूवमेंट। ठीक है, मे बी अगर आपको इस चीज़ का आइडिया हो कि हमारी अर्थ पे जो है डिफरेंट तरह के टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव रहते हैं। तो इन प्लेट मूवमेंट की वजह से ही डिफरेंट रीजन्स की जो है अर्थक्वेक प्रोननेस जो है वो चेंज होती रहती है। तो हम क्योंकि इंडियन प्लेट पर आते हैं तो इंडियन प्लेट इज़ ऑल्सो मूविंग। जैसे आपको पता ही है इंडियन प्लेट की मूवमेंट की वजह से हिमालयाज भी राइज हो रहे हैं, बट इस मूवमेंट की वजह से हमारी अर्थक्वेक रिस्क जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो पहले हम 5 में थे, अब हम 6 में आ रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? यहाँ पर आप देखिए, दिस इज़ द इंडियन प्लेट। ठीक है, ये इंडियन प्लेट है और ये हमारा यहाँ से तिब्बतियन प्लेटू है। तो हमारा इंडियन प्लेट जो है वो तिब्बतियन प्लेटू की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि इसके नीचे जा रहा है। इसके नीचे जाने की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है अलोंग द बाउंड्री लाइन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑर्गेनो परपेंडिकुलर टियरिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्गेनो परपेंडिकुलर टियरिंग। तो ऑर्गेनो परपेंडिकुलर टियरिंग की वजह से स्ट्रेस इस बाउंड्री के अलोंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक, एक्सट्रीम अर्थक्वेक की प्रोबेबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिससे
हमारा JNK जो है वो मूव हुआ है फ्रॉम जोन 5 टू जोन 6। तो इसका रीज़न क्या है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इंडियन टेक्टोनिक प्लेट बीनीथ द तिब्बतियन प्लेटो रीजन। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जोनिंग जो है हमारी चेंज हो गई है। एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमारे जो जोग्राफी सेक्टर से भी आप कह सकते हैं उससे रिलेटेड है, या हमारी सोसाइटी से भी रिलेटेड है। वो है कि जम्मू एंड कश्मीर का पहला एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है उसको फाइनली कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। तो इस एनिमल वेलफेयर बोर्ड का काम क्या रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट हैज़ बीन सेट अप अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। तो ये एक स्टैट्यूटरी बोर्ड रहेगा। ठीक है, इस बोर्ड का काम क्या रहेगा? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा ऑन द पॉलिसी, एनफोर्समेंट एंड पब्लिक एजुकेशन रिलेटेड टू द एनिमल वेलफेयर। ठीक है, एनिमल वेलफेयर से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशनल काम JNK में होगा वो इसी एनिमल वेलफेयर बोर्ड के थ्रू होगा। मोरओवर ये बोर्ड जो है ये NGOs के साथ भी कोऑर्डिनेट करेगा, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करेगा, और ये एजुकेशनल रोल भी परफॉर्म करेगा। एजुकेशनल रोल परफॉर्म करने का मतलब है कि एनिमल वेलफेयर लॉ से रिलेटेड जो है गवर्नमेंट को एजुकेट करता रहेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये अमेंडमेंट्स भी सजेस्ट करेगा एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन में, और रूल्स और बाई लॉज को फ्रेम करने में भी हेल्प करेगा। तो इस बोर्ड का एक और इम्पॉर्टेंट काम है प्रोग्राम्स को मॉनिटर करना। किन प्रोग्राम्स को? जैसे कि हमारा एंटी रैबीज प्रोग्राम है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम है, या एनिमल रेस्क्यू शेल्टर्स बनाने हो हमें उस लिए, या सेंसिटाइजेशन ड्राइव्स करनी हो उसके लिए भी। तो इस बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें, इसमें कौन हेड करता है इस बोर्ड को? तो चीफ मिनिस्टर जो है वो पैटर्न है इस बोर्ड का। ठीक है, जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ही विल बी द पैटर्न, बट जो मिनिस्टर फॉर एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री हैं वो उसके चेयरपर्सन होंगे। तो चेयरपर्सन अलग है, पैटर्न अलग है, और इसमें बहुत सारे मेंबर्स और भी इंक्लूड किए जैसे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या उनका कोई नॉमिनी, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज एनिमल शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, फॉरेस्ट इकोलॉजी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को इसमें रखा गया है। उसके अलावा 2 MLAs जो हैं वो इसमें नॉमिनेट होंगे, बोर्ड ही उनको नॉमिनेट करेगा। 2 रिप्रेजेंटेटिव जो हैं इसमें एनिमल वेलफेयर NGOs के भी होंगे, और 2 रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो चेयरपर्सन्स होंगे SPCA के। ये SPCA क्या है? SPCA मीन सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स। तो इसके मेंबर्स भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। उसके अलावा 2 एमिनेंट इंडिविजुअल्स और एक्सपर्ट्स जो हैं लीगल, एनवायरमेंटल एंड सोशल डोमेन से इसमें लिए जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी बॉडी ये रहने वाली है, बहुत डाइवर्स बॉडी ये रहने वाली है, जो एनिमल वेलफेयर से रिलेटेड सारे काम जो है हमारी यूनियन टेरिटरी में करेंगे। तो ये था हमारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2025। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और अमेजिंग करंट अफेयर्स के साथ हम मिलते रहेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में भी। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।